फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के एक पार्ट हमने मूल अधिकार का कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने मूल अधिकार की कुछ विशेषताएँ देखी थी और 3 उसके अधिकार देखे थे। मतलब टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, तो 6 में से 3 मौलिक अधिकार पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी आगामी परीक्षाओं में, RO ARO के एग्ज़ाम में, UP SSSC PET के एग्ज़ाम में और UP PCS 2024 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से करिए, चीज़ों को याद करिए और फिर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 मौलिक अधिकार हम लोगों ने देख लिए थे। कौन कौन सा हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने देखा था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा हमारा कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चौथा मौलिक अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद से इसकी व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक में मौलिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को आबाद रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, तो हम नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किसने दी है? संविधान ने। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है। ठीक है, और प्रशासन का भी उसको अधिकार दिया है धर्म के लिए। ठीक, ये है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अच्छा, आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति से कर नहीं लेगा। कब कर नहीं देने के लिए बाध्य करेगा किसी व्यक्ति को? जिस व्यक्ति की आय अगर किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए या तो पोषण के लिए, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए या पोषण के लिए खर्च कर रहा है, तो राज्य उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकता, मतलब उसको बाध्य नहीं कर सकता देने के लिए। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 27। अब आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित कोई शिक्षण संस्थान, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, कोई भी शिक्षण संस्थान है जो राज्य द्वारा पोषित है, तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही वहाँ का जो विद्यार्थी है उसको कोई धर्म उपदेश सुनने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है, कोई धार्मिक अनुष्ठान में या कोई धर्म उपदेश सुनने के लिए विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, कब? जब वो शिक्षण संस्थान किसके द्वारा वित्त पोषित हो? राज्य के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 4 था, जिसमें हम लोगों ने 4 आर्टिकल डिस्कस किया, 25, 26, 27 और 28। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मूल अधिकार नंबर 5। मूल अधिकार नंबर 5 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई है इसमें। ठीक है, दो आर्टिकल हैं इसमें, 29 और 30। ये दोनों किसकी बात करता है? अल्पसंख्यक वर्गों की। तो क्या है ये मूल अधिकार नंबर 5? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में 2 अधिकार हैं। एक है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक वर्ग में आता कौन कौन है। तो मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, मतलब टोटल 6 रिलीजन को, ठीक है, 6 वर्गों को किस में रखा गया है? अल्पसंख्यक वर्ग में। ठीक, तो ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं ये अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है।
ठीक। और सिर्फ भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बौद्ध गया, कोई बौद्ध गया शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन लेने, ठीक, तो उसको इस आधार पे एडमिशन के लिए नहीं रोका जा सकता कि तुम बौद्ध हो। ठीक है, इन 6 समुदायों को किसी भी शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता। तो ये गारंटी हमें किसने दी है? संविधान ने। ठीक। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है इन 6 में से और वो अपनी पसंद का मतलब कोई इंस्टीट्यूट चलाना चाहता है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाना चाहता है, तो सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, मतलब जैसे बहुसंख्यक वर्ग को अनुदान दिया जाता है वैसे ही सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को भी अनुदान देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 30। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद था? अगर हम लोग मूल संविधान की बात करते हैं, मतलब जब मौलिक अधिकार मूल रूप से था, जब उसमें संशोधन नहीं किया गया था, तब उसमें कौन सा था? 31। ठीक है, आर्टिकल कौन सा था? 31 भी था। 31 हम लोगों ने डिस्कस किया है। 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसको अब हटा दिया गया है। ठीक, तो अब आ जाएगा क्या? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराना है, ठीक है, मान लीजिए आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक, या आपके मूल अधिकार प्रवर्तित नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए आप 2 जगह जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। एक उच्च न्यायालय और एक उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आप और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, या आपके अधिकारों को प्रवर्तित नहीं किया जा रहा है, तो उसको प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आदेश जारी करते हैं उन आदेशों को रिट कहते हैं। ठीक है, मतलब उनकी भाषा में रिट कहा जाता है। तो कुछ रिट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से रिट वो जारी करते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले एक चीज़ और थोड़ा देख लीजिए। हमने बताया था ना कि आर्टिकल जो 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये जो आर्टिकल 32 है ये बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। ठीक, मतलब इसी आर्टिकल के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय या तो फिर उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अब रिट्स देखते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो टोटल 5 प्रकार की रिट निकाल सकती है। ठीक, पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, आप लोग इसका नाम इंग्लिश में भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इंग्लिश वाला टर्म देके पूछ लेता है। ठीक है, मतलब इसी को जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी को ये ऐसे लिख देंगे, जैसे ये मैंने लिखा है ना, तो इसी को ये ऐसे लिख देंगे, हैबियस कॉर्पस। ठीक, तो इसलिए इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, या तो फिर उसी को कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या है ये हैबियस कॉर्पस और बंदी प्रत्यक्षीकरण? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने, ठीक, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर अवैध रूप से बंदी बनाया है, तो जो न्यायालय है वो बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को, मतलब जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उसको आदेश देगा। क्या आदेश देगा? कि जिसको उसने बंदी बनाया है उसको न्यायालय के सामने लाके प्रस्तुत करे। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है इसमें ये है कि मान लो एक व्यक्ति है, ठीक, उसने दूसरे व्यक्ति को बंदी बना लिया, तो दूसरा वाला व्यक्ति क्या करेगा? न्यायालय जाके कहेगा कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि उसको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो जो न्यायालय है वो पहले वाले व्यक्ति से कहेगा कि आप उसको हमारे सामने लाके पेश करिए, ठीक है, प्रस्तुत करिए। ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या है?
ये कब जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है उस टाइम पे जब कोई पदाधिकारी, जिसको कोई पद दिया गया है, वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। मतलब अगर उसको कोई पद दिया गया है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ काम दिया गया होगा, तो जब वो अपने काम को नहीं करता, ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, तो उसको बताने के लिए, ठीक, उसको ये कहने के लिए कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, जो आपको काम दिया गया है उस काम को आप करिए। तो इस चीज़ के लिए जो रिट जारी किया जाता है उसको परमादेश या मैंडेमस कहते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है। ये कब जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और किसको जारी करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो निम्न न्यायालय होते हैं या जो अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण होते हैं, ठीक, उनको जारी किया जाता है। किस लिए जारी किया जाता है कि देखिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्याय अधिकार में होते हैं। मतलब कुछ मामलों से रिलेटेड सुनवाई या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ले सकता है। ठीक, लेकिन मान लीजिए ऐसे कोई मामला चला गया अधीनस्थ न्यायालयों में, ठीक, और उनकी सुनवाई वो न्यायालय करने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको मना करेगा, उनको कहेगा कि आप अपने यहाँ तुरंत इस मामले की कार्यवाही को रोक दें, क्योंकि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक, तो इसको रोकवाने के लिए जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। फिर फोर्थ है उत्प्रेषण या सर्श्योररी। ठीक है। अब ये क्या है? ये किसको जारी किया जाता है? ये भी किसको जारी किया जाता है? अधीनस्थ न्यायालयों को। क्यों जारी किया जाता है? मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालयों के पास बहुत सारे मुकदमे हैं जिनका अभी मतलब कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या कहेगा कि जो अधीनस्थ न्यायालयों के पास लंबित मामले पड़े हुए हैं, ठीक है, जिन मुकदमों पर सुनवाई नहीं हुई है, वो किसको ट्रांसफ़र कर दें? वरिष्ठ न्यायालयों को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्प्रेषण। और फिफ्थ है अधिकार स्वेच्छा लेख या तो फिर को वारंटो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के लिए उसके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, मतलब वो ऐसा काम कर रहा है जो पावर उसको दी ही नहीं गई है, ठीक है, तो न्यायालय ये को वारंटो जारी करता है और पूछता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था आपका पांचों रिट। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। कब? जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का या तो प्रवर्तन नहीं होता है और या तो उसका हनन होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इस सेशन को अच्छे से पढ़िए, याद करिए और फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू।